गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जनवरी 18 और यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, बहुत जल्द एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें 7 दिनों का क्लास रहेगा और उसमें जीएस के करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों ने हमसे टाइम पूछा था कि क्या टाइमिंग रहेगा, तो हम आपको जल्द जो यहाँ पे अवेयर कर देंगे, ठीक है, टाइम को लेकर और टाइमिंग को लेकर जितने भी है डॉट आपके, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो सर पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, किसी को रहने दो। हाँ ये ठीक है। चलिए अभी जो है ना, सबसे पहला है कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक संभव। ये हमारे हैं फॉरेन मिनिस्टर, इनको एक्सटर्नल मिनिस्टर भी बोला जाता है, डॉक्टर ए जयशंकर। अभी जो है ना ये जाएंगे कहाँ, जो अमेरिका में शपथ समारोह होगा ना, जो डोनाल्ड ट्रंप है जो 47 नंबर के हैं, 47 नंबर के क्या है, वो प्रेसिडेंट है, तो अभी शपथ लेंगे, ठीक है, वाशिंगटन में। तो वहाँ पे ये इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पे इनको बुलाया गया है, ठीक है, इनवाइट किया गया है हमारे डॉक्टर ए जयशंकर जी को। वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे समारोह के बाद क्वाड का भी बैठक होगा। किसका बैठक होगा? क्वाड। आप देख रहे हैं ना क्वाड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। आजकल फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे अदर एग्जाम हो, ठीक है। तो गूगली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग अलर्ट रहिएगा। जैसे बिहार में इस बार बीपीएससी में देखेंगे कि यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन जो है ना लगभग 70%, मतलब 70 क्वेश्चन आसपास जो है ना फैक्चुअल पूछे गए थे, बाकी सारे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल थे। तो जिनका तैयारी दोनों स्तर पे होगा, कॉन्सेप्चुअल भी और आपका फैक्चुअल भी, तो उनके जो नंबर बहुत अच्छे खासे आ रहे होंगे। और जिनका तैयारी या तो फैक्चुअल पे हो या कॉन्सेप्चुअल में हो, तो वो एक मध्यम नंबर लेके आ रहे होंगे। क्लियर है? चलिए, तो क्वाड को लेकर यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे। क्वाड से लेकर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि क्वाड में कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं। क्या अपना भारत है? बिल्कुल है। अमेरिका है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, चारों मेंबर याद रखिएगा। ये बनने का जो है ना, क्वाड क्यों बना है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में, जो हिंद प्रशांत है ना, इंडो पैसिफिक एरिया, वहाँ पे चाइना का दबदबा काफ़ी बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो इसी के लिए क्वाड बनाया गया है। हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में जो है यहाँ पे मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध एरिया का यहाँ पे सुनिश्चित करना है। ये जो है ना 2017 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। कब? 2017 में, डेट याद रखिएगा, पूछ लेता है स्टेटमेंट बना के। और आपको बता दें 2024 का क्वाड का सम्मेलन आई थिंक अमेरिका में हुआ, तो आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा 2024 का कहाँ पे होगा, 2025 का कहाँ पे होगा। क्लियर है? क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और इस साल का थीम भी 2025 में जहाँ पे भी होगा ना, उसका थीम याद रखिएगा, उसका कंट्री भी याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखिए तमिलनाडु में जो है ना एक प्रोग्राम होता है जो ट्रेडिशनली है, ये आज से नहीं हो रहा है, लगभग कई वर्षों से हो रहा है, जल्लीकट्टू और मंजू विरट्टू। ये क्या होता है? ये एक जो है ना पारंपरिक जो है ना यहाँ पे रिचुअल है। यहाँ पे जो है ना सांडों को दौड़ाया जाता है, जो बैल होते हैं ना गाय का, ठीक है, तो उनको यहाँ पे इस खेल में पार्टिसिपेट कराया जाता है, जिसको जल्लीकट्टू कहा जाता है, मंजू विरट्टू कहा जाता है। आप लोग गूगल करके आप लोग इमेज देख लीजिएगा, या यूट्यूब में जाकर वीडियो देख लीजिएगा किस तरह का तमिलनाडु में जल्लीकट्टू यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट याद रखिएगा, जैसे कि हम लोग जल्लीकट्टू के अगर बारे में बात कर लें तो इससे फैक्ट पूछेगा कहाँ पे, किस स्टेट में फेमस है, तो तमिलनाडु में। किस समारोह में होता है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना पोंगल के मौके पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सांड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और बस इतना फैक्ट को आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में या वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे स्वामित्व योजना। कल भी हमने इस आर्टिकल को को कवर किया था और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि अब जब न्यूज में कोई स्कीम बार बार आ रहा है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मेंस में भी पूछ सकता है आपसे, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताया था ना, स्वामित्व योजना अगर मेंस में पूछेगा तो यही पूछेगा कि स्वामित्व योजना जो है ना किस प्रकार जो है ना गरीबों को सशक्त करने में या ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त करने में किस प्रकार अपना योगदान दे रहा है, ठीक है। इसके क्या लाभ है, इसको लागू करने में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आप इस पर कमेंट करें। तो ये जो है मेंस में ऐसे पूछेगा। और स्वामित्व योजना से पीटीए अगर बात करें तो पूछ लेगा कि कब योजना आया है, किस वर्ष लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यूपीएससी पूछेगा तो मिनिस्ट्री पूछ लेता है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके फैक्ट देख लेते हैं। स्वामित्व योजना जो है ना, इसके लाभ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है ना बैंक लोन लेने के लिए, मान लीजिए आपका जो है ना ग्रामीण इलाकों में संपत्ति है, उसका सर्वे कर रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर लिए और आपको मालिकाना हक दे दिए और एक आपको हम यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिए, तो उसका आप जो है ना आप बैंक लोन के लिए, जमीन का खरीद और बिक्री करने के लिए, ठीक है, जो संपत्ति जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए, संपत्ति का जो टैक्स होता है, जो
लैंड जो टैक्स होता है उसको आकलन करने के लिए ये सब लाभ हमको देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग ड्रोन का यूज करेंगे और ये पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता, याद रखिए, स्वामित्व योजना, और अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ये तमाम फैक्ट को मैंने डिस्कस किया जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव पर हम लोग चलिए, ये कोटेशन है भंवरमल सिंधी का। देखिए यहाँ पे क्या ना, जिन सिद्धांतों को हम जीवन में नहीं उतार सके, सपोज कीजिए कोई प्रिंसिपल है और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप जो है ना इन सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाइए, और उस सिद्धांत को हम खुद ही लागू नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो हम आपसे इस तरह का अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो कोटेशन है यही चीज को बता रहा है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, देखिए आगजनी का घटना। आपको पता है ना, अमेरिका का जो प्रांत है कैलिफोर्निया, ठीक है, वहां पे लॉस एंजिलस नामक जगह पे इस तरह का आगजनी घटना हुआ है, जिससे जो है ना दर्जनों लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग यहाँ पे हजारों घर जो है ना जल के तो यहाँ पे राख हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, तो जिस जगह पे हुआ है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम लोग बात करेंगे पूरे, जब मैंने आर्टिकल को पढ़ा और जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, मेंस में पूछेगा कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। हाल ही में आप उस घटना को यहाँ पे रेखांकित करें या बताएं जो कि क्लाइमेट चेंज का पीछे इसको कारण माना गया है, ठीक है। और आगजनी का घटना जो है क्या सिर्फ बाहरी देशों में होता है, क्या भारत में नहीं होता है, इसका भी केस स्टडी करें। तो इस तरह के आपको नॉलेज रखना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कारण को लेकर कि यहाँ पे आग लगा कैसे। तो इसके पीछे कारण जो है ना, जो यहाँ पे जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा कारण है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो गया कि ऊंचे तापमान वहां पर देखने को मिला, हाई टेम्परेचर, शुष्क मौसम था, शुष्क हवा था, और सेंट एना हवा जो चल रहा था ना वो आग में घी डालने का काम किया। तो इन कारणों से वहां पे जो है ना आग बेकाबू हो गया और यहाँ पे इतने नुकसान हम लोग को देखने को मिला। देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं ना कि आग का जो घटना घटा ना उस महीने में नहीं घटता है, उस समय के दौरान नहीं घटता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा स्थिति बन गया ना कि आग जो है ना बेकाबू हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे विशेषज्ञ ने कहा है कि भारत में भी जैसे उत्तराखंड में भी आगजनी घटना घटता है ना, तो उसको भी यहाँ पे रिलेट किया गया है। तो आग से निपटने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, देखिए तो सबसे पहला है कि जो भी घास फूस जो झाड़ियां होती है ना उसको वहाँ पे नियमित सफाई करना चाहिए ताकि आगजनी की घटना को काबू किया जा सके। क्लियर है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि आप देख रहे हैं ना जिन इलाकों में घास फूस ज्यादा हो गया और वहाँ पे आबादी रह रहा है ना, तो आबादी को यहाँ पे क्या करना चाहिए, उनको नियंत्रित ढंग से आग लगाना चाहिए ताकि वहाँ पे घास और जो था झाड़ी वगैरह वो जल जाए और नुकसान कम से कम हो। ये दो तरीका हो गया। थर्ड क्या हो गया, प्लान को रोकना है। अब जिस जगह पे अभी आग देख रहे हैं ना वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को वहाँ पे घर था, तो वो लोग बताइए घर जो बना लिया होगा, कभी वो लोग साफ सफाई किया होगा उस एरिया का जहाँ पे घास झाड़ियाँ वगैरह हुआ होगा। तो इसी को लेकर यहाँ पे वैज्ञानिक ने कहा है कि माइग्रेशन को वहाँ पे रोकना होगा, वहाँ पे प्लान को रोकना होगा, ठीक है। तो ये तमाम उपायों को आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो भ्रम की तकनीक। यहाँ पे जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो यहाँ पे डीप फेक और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के बारे में यहाँ पे आर्टिकल बात कर रहा है। कुल मिलाकर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव होगा, तो जो भी प्रत्याशी, जो भी पार्टी चुनाव प्रचार करेंगे और एआई का इस्तेमाल करेंगे तो उनको यहाँ पर जवाबदेही देना होगा कि आप इस तरह का कंटेंट ना बनाएं जिससे कि लोगों में या जनता में भ्रम का स्थिति पैदा हो, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा चुनाव प्रभावित होगा। इससे क्या होगा, जो मतदाता जिस पार्टी को देना चाह रहे हैं और ठीक है जो जनता हित में होगा उस पार्टी के जो मतदाता के जो है उनके निर्णय में चेंजेस कर सकता है। तो डीप फेक क्या होता है आपको बता दें। यहाँ पे डीप फेक क्या होता है, एक ऐसा वीडियो, ऐसा छवि या ऐसा ऑडियो बनाया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि रियल में उसी व्यक्ति ने ही बनाया है, लेकिन ये एक्चुअली वैसा होता नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रश्मिका मंदाना का यहाँ पे एग्जांपल देना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ था। उनका फेस का यूज करके एक ऐसा ही वीडियो बना दिया गया था जैसा लग रहा था कि रश्मिका मंदाना ही है, लेकिन एक्चुअल में वो थी नहीं। तो ये जो था ना डीप फेक ने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दिया। क्लियर है। तो जब मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है या पीटी में पूछ लेगा कि डीप फेक से आप क्या समझते हैं, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको वहां पर ध्यान देना है। साथ ही डीप फेक को लेकर क्या चैलेंजेस है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या चैलेंजेस है, क्या खतरा है, तो उस पर आप कमेंट करें। तो आपको बता दें यहाँ पे राजनीतिक हेरफेर हो सकता है, डीप फेक का यूज करके राजनीतिक हेरफेर। फिर यहाँ पे फर्जी खबरें ना तुरंत फैल सकते हैं, हमारा चुनाव जो है ना प्रभावित हो सकता है। यथार्थवादी सबूत, मान लीजिए कोर्ट में किसी को सबूत पेश करना है ना, तो एआई का इस्तेमाल करके वो लोग सबूत पेश करेंगे जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।
फर्जी यहाँ पे जो है ना, फर्जी क्या होंगे, फिल्में यहाँ पर देखने को मिलेगा, धोखाधड़ी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इस तरह जो है ना चैलेंजेस है हमारा, तो इसको सुधार के लिए क्या करेंगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करें हम लोग। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और इन्होंने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन जो है ना दिल्ली में हो रहा है, तो और वहां पे ये संबोधित कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो भी इन्वेस्टर, जो वैश्विक हो चाहे आपका इंडियन हो, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मोबिलिटी एरिया में, तो भारत एक बहुत अच्छा विकल्प है। ओके, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कहा कि भारत में इतनी गाड़ियां बिक रही है ना कि किसी देश का पॉपुलेशन से अधिक है ये संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी ऑटोमोबाइल में या मोबिलिटी क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भारत को एक अच्छा विकल्प के रूप में देखें। आपको बता दें यहाँ पे इंडस्ट्री हब बनने के लिए भारत को, या मोबिलिटी हब बनने के लिए यहाँ पे भारत को में जो योजनाएं काफी महत्वपूर्ण है ना, उसमें आप योजना को याद रखिएगा, मेक इन इंडिया, याद रखेंगे मेक इन इंडिया। और दूसरा क्या है, PLI प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीसीएस में पूछ लिया गया है। याद रखिएगा कोई भी स्कीम जब पढ़ रहे हैं ना, तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कब इसको लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, ये 3-4 पहलुओं पे आप फोकस करेंगे, आपका करंट अफेयर अच्छा पकड़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव पर है यहाँ पे। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाला और भारत पे इन्होंने जो है ना सर्वे किया और बताया कि भारत की जो वृद्धि दर है ना वित्त वर्ष, 2 वित्त वर्ष में जो 2 फाइनेंशियल ईयर है ना 6.7 रहने की उम्मीद है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो जो वर्ल्ड बैंक से जो भी हाल के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो रिपोर्ट को लेकर पूछ रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है ना कौन कौन सा रिपोर्ट निकलता है। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया। वर्ल्ड बैंक जो है ना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में कौन सा निकालता है, वर्ल्ड जो है ना यहाँ पे ग्लोबल जो है यहाँ पे रिस्क जो रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, माइग्रेशन को लेकर यहाँ पर रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, ओके, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक, साथ ही वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी निकालता है। कल हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देखे थे, आज वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पहला, दूसरा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तीसरा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एंड फोर्थ क्या है, ग्लोबल जो है ना इकोनॉमिक जो है ना प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट भी निकाला जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये चारों आप याद रखेंगे। एक IMF जो है ना निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप जेपीसी के क्वेश्चन देखिएगा ना, इसमें पूछा गया है, यूपीपीसीएस में ये वाला पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब आते हैं हमारा कि रुपया, जो हमारा रुपया है डॉलर के मुकाबले जो है ना क्या हो रहा है, घट रहा है, कमजोर हो रहा है। तो इसके पीछे 2 कारण हैं। कारण की अगर बात करें, मेंस में पूछता है कि क्या कारण है, तो एक तो हमारा रुपया जो गिर रहा है उसके पीछे 2 कारण है। एक तो कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल होता है ना, उसकी कीमतें में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, साथ ही जो डॉलर है, डॉलर अमेरिकी डॉलर वो मजबूत हो रहा है, इस कारण से हमारा रुपया गिर रहा है। तो ये कारण आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव करें हमारे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बीपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश ने पूछ लिया है। ठीक है, एमपीपीसीएस ने भी पूछा, यूपीएससी ने भी पूछा है। क्या पूछा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसको मेंटेन कौन करता है, आरबीआई करता है। पहला फैक्ट ये हो गया, याद रखेंगे आप। दूसरा फैक्ट क्या रखिएगा, 625 जो है ना अरब डॉलर यहां पर देखने को मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आता है, फॉरेन करेंसी एसेट आता है, गोल्ड आएगा, एसडीआर आएगा और आईएमएफ रिजर्व आएगा। और यहाँ पे रुपये के उतार चढ़ाव के कारण जो है ना फॉरेन रिजर्व हमारा घट रहा है और अभी वर्तमान में 625 डॉलर अरब डॉलर हमारे पास है। ठीक है, ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। साथ ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ना सिर्फ डॉलर ही मेरा इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पे युआन है, येन है, स्टेरलिंग है, पाउंड है, सारे इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो पूर्वी लद्दाख को यहाँ पर न्यूज आया हुआ है। आपको बता दें पूर्वी लद्दाख को लेकर भारत और चाइना के बीच में विवाद देखने को मिला था, लेकिन अभी हालांकि संवाद के माध्यम से हम लोग उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेमचोक और देपसांग ये 2 जगह याद रखिएगा। पूर्वी लद्दाख का ये हिस्सा है, भारतीय हिस्सा है, लेकिन ये विवाद में बना हुआ है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था ना, अब उस पर विराम लगेगा। तो ये समझौता जो है ना कतर का दोहा में हुआ है। साथ ही बता दें इसमें अमेरिका और कतर ने यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको मध्यस्थता किया है, ये भी याद रखिएगा। 7 अक्टूबर 2023 को जो है ना यहाँ पे हमला स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखेंगे, इंपोर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेता है। उसके बाद आ जाइए खेल रत्न को लेकर। देखिए खेल रत्न जो अवार्ड होता है ना स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत में। ठीक है, इसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी कहा जाता है। आपको बता दें इसमें 25 लाख रुपए इस पर कैश प्राइज मिलता है, यहाँ पे कैश प्राइज मिलता है, ये भी याद रखेंगे। बीपीएससी और जेपीएससी एग्जाम में पूछ लिया ये वाला फैक्ट। अभी 4 लोगों को मिला है खेल रत्न, चारों का नाम याद रखिएगा। ये हमारे जो है ना
पिस्टल है, मतलब यहाँ पे शूटिंग से जुड़े हुए हैं। इनका नाम पता ही आपको, सभी जानते हैं। मनु भाकर है, ये जो है ना हमारे ये जो है प्रवीण कुमार जी हैं, ये है हरमनप्रीत कौर जो हमारे हॉकी टीम के कप्तान हैं, और ये इनको कौन नहीं जानता, ये हमारे युवा चैंपियन है शतरंज के, डी गुकेश। इन चारों को क्या मिला, भारत रत्न मिला है। और ये किस खेल से जुड़े हुए ना, इनका नाम याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछेगा। डी गुकेश को लेकर आप यहाँ पे ये फैक्ट याद रखिएगा, किनको हराया था, तो चीन के डिंग रिलेन को हराया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हो रहा था, ये प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा था, ये खेल कहाँ पे हो रहा था, तो सिंगापुर में हो रहा था। ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। ओके, अफीम वाला एरिया का लोकेशन याद रखिएगा, कौन कौन सा कंट्री इन्वॉल्व है, क्वेश्चन पूछा गया है। कोल माइंस भारत में कौन कौन सा फेमस है, याद रखेंगे। सोइल वाला याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेगा। ब्लैक सी को इस बार ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। रसिया, जॉर्जिया, टर्की जो है आपस में सीमा साझा करता है। नीलगिरी वाला लोकेशन याद रखिएगा, यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न आके मिलता है हमारा। साथ ही आपको बता दें, ये पोर्ट वाले जो है ना 13 इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जिसमें से चेन्नई को लेकर इस बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके बाद यहाँ पर पर्वत को लेकर पूछता है, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये पीरपंजाल, ऐसे नॉर्थ से साउथ पूछता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ में ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, इस पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। फिर इधर आप देखो बांग्लादेश में अगर तो वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना, मैं उसको ध्यान से देख रहा हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड है उस वीडियो को लेकर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे ही कमेंट करें। धन्यवाद।